मैं एक ऐसा राजा बनना चाहता था जो देश को बर्बाद कर दे, लेकिन मेरा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। भले ही मैं हर दिन हराम में ऐश करता और राज्य के कामों से कोई मतलब नहीं रखता था, फिर भी देश लगातार मजबूत होता जा रहा था। मैंने देश के सारे बड़े मामले अपने फेवरेट मिनिस्टर को दे दिए थे, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था वही धीरे धीरे कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगेगा। गुस्से में आकर मैंने सीधा शाही खजाने का सारा सोना और चांदी एक करप्ट मिनिस्टर को दे दिया। लेकिन किसे पता था कि इतनी दौलत पाने के बाद वजीर के पसीने छूट जाएं। उस पल उसे आखिरकार समझ आ गया कि एम्परर ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। ये उसके लिए आखिरी वार्निंग थी। अपनी गलती समझते ही वजीर की आंखों में आंसू आ गए और वह महल की तरफ देखने लगा। महाराज, आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से यह सेवक अपनी पूरी जान लगाकर महाराज की मदद करेगा। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली, मुझे वजीर की तरफ से भेजे गए 9 करोड़ चांदी के सिक्के मिले। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या पुराने जमाने में लेन देन का तरीका ऐसा होता था? लेकिन मेरा असली मकसद तो देश को बर्बाद करना था, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने पर ही सिस्टम मुझे मरने देगा, ताकि मैं ब्लू प्लैनेट पर वापस लौट सकूं। मजबूरी में मुझे सभी मंत्रियों को शाही दरबार में बुलाना पड़ा। मुझे एक नालायक राजा की तरह कुछ नए रूल्स बनाने थे ताकि देश को बर्बादी की तरफ ले जा सकूं। थोड़ी ही देर में दरबार में मौजूद सारे मंत्री मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। दूसरी तरफ वजीर के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उसे पहले से सब कुछ पता था। वह जानता था कि सोना चांदी मिलने के बाद मैं जरूर कोई कदम उठाऊंगा। समझदार लोगों को बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस वक्त मैं उसके मन की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। हम शाही खजाने का पैसा खर्च करके राजधानी की मरम्मत करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रजा के घरों की भी मरम्मत करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, एक मिनिस्टर तुरंत विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। महाराज, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। राजधानी की मरम्मत करवाना ठीक है, लेकिन शहर की प्रजा के घरों की मरम्मत की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोलने वाले मिनिस्टर की तरफ नजर डाली। यह वही कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर था जिसे लेट एम्परर ने अपॉइंट किया था और उसे एक वफादार मिनिस्टर माना जाता था। लेकिन मुझे ऐसे वफादार मिनिस्टर से सबसे ज्यादा नफरत थी। इसलिए मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगा? क्या हम तुमसे सलाह मांग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर का पद हमसे भी बड़ा हो गया है? ये सुनकर कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इस सेवक की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? लेकिन मैं उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आज से इस व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया जाता है। हमें ऐसे घमंडी लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ, सारे मिनिस्टर्स डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े। महाराज, कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर का चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। सिर्फ वजीर ही अपनी जगह से आगे बढ़ा। महाराज, इस व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर के पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राजधानी की मरम्मत का काम फिर भी कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री को ही करना होगा। इसलिए कृपया एक नए कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर का चुनाव कीजिए। ये सुनकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। ये वजीर वाकई साम्राज्य का सबसे बड़ा दीमक है। लगता है यह मौके का फायदा उठाकर किसी करप्ट मिनिस्टर को पद दिलवाना चाहता है, ताकि बाद में घटिया कंस्ट्रक्शन करवा सके। इस तरह देश की ताकत जरूर कम हो जाएगी। मैंने सब पर एक नजर डाली और आखिर में मेरी नजर सबसे पीछे खड़े बुजुर्ग मिनिस्टर हुआंग पेई पर जाकर रुक गई। आज से तुम ही नए कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हो। हुआंग पेई वही पुराना कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर था जिसे लेट एम्परर ने करप्शन के आरोप में पद से हटा दिया था। लेकिन मुझे तो ऐसा ही करप्ट मिनिस्टर चाहिए था। ये देखकर वहां मौजूद सभी मिनिस्टर्स के चेहरों पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। जो मिनिस्टर अभी अभी पद से हटाया गया था, वो जोर से चिल्लाया, महाराज, ऐसा मत कीजिए। यह एक करप्ट मिनिस्टर है जिसे लेट एम्परर ने पद से हटा दिया था। मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी बात पूरी करने से रोक दिया।